में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला जीएस के नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो गुलाम वंश है ना। इसके पहले हम लोगों ने अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण पढ़ लिया था। अरबों के आक्रमण हमने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और उसका जो उल्लेख है वो चशनामा में है ना। चशनामा एक बुक है, उसमें मोहम्मद बिन कासिम का वर्णन है। मोहम्मद बिन कासिम का मेन उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत को लूटना था। उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1008 में पहला उसका आक्रमण हुआ था। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो उसका सबसे मुख्य अटैक था ना। और उस पर उसने बहुत पैसा और बहुत सामान जेवरात वगैरह लूटे थे। जैसे ही वो सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है उसको लूट कर जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने उसको लूट लिया था। जाट इसीलिए इसका जो आखिरी विद्रोह था वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, महमूद गजनवी का जो आखिरी विद्रोह था वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटा, लेकिन उसने एक साइंटिफिक तरीके से लूटा था। अब साइंटिफिक तरीके से लूटने का मतलब है कि उसका मेन मकसद भारत में राज्य करना था। उसने भारत को राज्य करके मतलब शासन करके लूटा था। जैसे कोई राजा है, वो अपनी प्रजा को अपने अंडर में करके लूटता है ना, कि भाई टैक्स बढ़ा दे, है ना, और टाइम से अपने सैनिकों को पगार न दे। तो इस तरह से उसने भारत को लूटा था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य क्या था, तो महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य भारत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जबकि मोहम्मद गोरी का मेन उद्देश्य भारत में राज्य करना था। ठीक है, भारत में राज्य करना था। इसके बाद मोहम्मद गोरी के दो आक्रमण होते हैं 1191 और 1192 में, है ना। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीमद्वती ने हराया था। भीमद्वती ने वही 1178 में पहली बार इसने भीमद्वती से सामना किया था। तो भीमद्वती ने इसको पटक के मारा था। उसके बाद 1191 में इसने तराइन का पहला युद्ध और 1192 में इसने तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा। इसके बाद 1191 का जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया था। उसके बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने षड्यंत्र करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय हम लोग बोलते हैं। चंद्रवरदाई इसके दरबार में ही रहता था। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है, जो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी ने शासन कर लिया, राज्य कर लिया, तो उसके बाद ये उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का एक बहुत ही विशिष्ट गुलाम था, मतलब गुलामों में ये इसके सबसे करीब था। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी अपने घर वापसी करना चाहता था, घर जाना चाहता था, तो उसने सारी बागडोर किसको दे दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब सारी उसने रियासत दे दी और चला गया खुद, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। मतलब गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। इसे लाख बख्श कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते भाई? लाख बख्श। क्यों लाख बख्श इसको क्यों कहते थे? क्योंकि ये लाखों का दान देता था। ये लाखों का दान देता था। इसने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अब देखो, अगर इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया है तो किसके नाम पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो ये याद रखना, बख्तियार काकी।
बख्तियार काकी के नाम पर, बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार बनवाई। बख्तियार काकी जो था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का नाम किस सूफी के नाम पर, संत के नाम पर रखा गया था, तो वो बख्तियार काकी थे। ठीक है, बख्तियार काकी थे। जब ये मीनार क्षतिग्रस्त हो गई, मीनार जब क्षतिग्रस्त हो गई, तब इसका निर्माण किसने कराया? तुगलक वंश का एक शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने इसका पुनः निर्माण कराया, पुनर्निर्माण। फिरोज तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। जैसे हमने आपको बताया था, मौर्य वंश में एक सुदर्शन झील बनाई गई थी महाराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा। पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा एक सुदर्शन झील बनाई गई थी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और जिसका पुनर्निर्माण किसने किया था? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सुशास्व, मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ही बनवाया था। और बाद में महाराष्ट्र के दूसरे राज्यपाल ने उसको जीर्णोद्धार उसका कराया था। जीर्णोद्धार कराने का मतलब है जो भी सुदर्शन झील बनवाई गई थी उसका जो अच्छा था, मतलब डेकोरेट कराया था उसने, या जो उसमें डेकोरेशन हुई थी उसकी दोबारा से देख रेख कराई थी। इसके बाद जैसे ही सुशासन आया था महाराष्ट्र का राज्यपाल, तो फिरोज तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। हाँ, इसमें एक नाम और आता भाई, कुतुब मीनार के नाम पर इल्तुतमिश ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुतुब मीनार से कौन सा सम्राट कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है, तो भाई तीन तो यही हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। इनको छोड़कर तीसरा चौथा जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। ठीक है, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ही हमारे कुतुब मीनार से संबंधित है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पर रखी थी? तो संत सूफी बख्तियार काकी। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? पुनर्निर्माण इसका इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक, दो शासक थे जिन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। तो जब ये गुलाम था तो इसने गुलामी की कदर देखी थी, तो ये गुलामों के लिए बहुत अधिक मतलब खर्च करता था। जो इसके दरबार में गुलाम थे उनके लिए बहुत पैसे खर्च करता था। ऐसा बताया जाता है कि गुलामों के लिए इसने अलग से बेड, अलग से रूम और अलग से मतलब सारी व्यवस्था गुलामों के लिए इसने करा दी थी। गुलामों के लिए इतना कराया था, चूंकि ये खुद गुलाम था और गुलामी को ये समझता था, इसलिए गुलाम की मतलब ये बोला जाता है कि गुलामों का सबसे हितैषी राजा कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे हितैषी था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी भाई? ये पोलो खेल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था भाई? चौगान खेल रहा था। चौगान जिसको आज हम लोग पोलो बोलते हैं ना, पोलो। चौगान खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हुई। चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका दास आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है भाई, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं खिलजी गुलाम वंश। गुलाम वंश इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290। और इसमें गुलाम वंश में सबसे पहला आ चुका है भाई ऐबक। ये था 1206 से
1210 तक। अब ये है 1210 से 1236 तक, ठीक है। 1206 से 1210 तक, फिर ये 1210 से 1236 तक। इसके बाद आएगी रजिया 1236 से 1240 तक। उसके बाद आएगा बलबन, है ना। रजिया और बलबन के बीच में बहुत टाइम पीरियड बचा है ना। उसके बाद देखेंगे तो इल्तुतमिश को के बारे में सबसे अच्छी चीजें क्या थी भाई। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो ऐबक के मरने, चूंकि ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, है ना। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। तो उसके तुरंत बाद इसका जो प्रमुख दास था इल्तुतमिश, उसने शासन की बागडोर संभाली और 26 साल तक लगभग ये राजा बना। तो इसने क्या किया था? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, अगर बोला जाए तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपका आंसर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। इसने क्या किया था? तुर्कान चियलगामी, तुर्कान चिहलगामी बनाई। इसने तुर्कान चियलगामी बनाई थी। इसने तुर्कान चियलगामी बनाई थी, ठीक है। इसने क्या किया था? राजधानी लाहौर से दिल्ली की थी। राजधानी लाहौर से दिल्ली की थी। क्या किया था भाई? राजधानी जो थी वो उसने लाहौर से दिल्ली कर दी थी। अब देखो, अगर राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली की थी तो राजधानी लाहौर किसने बनाई थी? ठीक है, राजधानी लाहौर किसने बनाई थी भाई? तो लाहौर बनाई थी अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, अच्छा क्या मोहम्मद गौरी के समय राजधानी लाहौर थी? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद गौरी के समय राजधानी लाहौर नहीं थी। जैसे ही मोहम्मद गौरी गया है यहाँ से, है ना, मारा गया है, यहां से गया है, तो क्या हुआ? गुलाम वंश की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करता है और किसी वंश या किसी राज्य को चलने के लिए उसकी राजधानी का होना बहुत जरूरी है। जबकि मोहम्मद गौरी ने कोई वंश नहीं चलाया था यहाँ पे, है ना। वो एक तानाशाही शासक था जो राज्य करता था। तो उसने क्या किया? जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने अपनी राजधानी लाहौर बना ली। लाहौर बनाने के बाद जैसे इसका पतन हुआ, अंत हुआ, उसके बाद इल्तुतमिश ने तुरंत राजधानी को परिवर्तित कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने राजधानी परिवर्तन किया, इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद क्या किया इसने? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। इसने चांदी व तांबा के सिक्के भी, चांदी व तांबा के सिक्के भी बनवाए। ठीक है, याद रखना, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। तो चांदी के सिक्कों क्या बोला गया भाई? चांदी के सिक्कों को बोला गया टका। क्या बोला गया था? टका। और तांबे के सिक्के को जीतल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टका और जीतल किसने शुरू कराया? टका और जीतल किसने शुरू कराया? तो भाई वो था हमारा इल्तुतमिश। किसने शुरू कराया भाई? इल्तुतमिश। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, में इसने क्या किया था? यालदौज को पराजित किया था। युद्ध में इसने यालदौज को पराजित किया। भाई याद रखना, अच्छा फैक्ट है। यालदौज को पराजित किया किसने? यालदौज शासक को पराजित किया। यालदौज शासक को पराजित किया था।
तो इल्तुतमिश से आपने इतने सारे फैक्ट बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। 1210 से 1236 तक इसका टाइम पीरियड है। उसके पहले भाई कुतुबुद्दीन ऐबक रह चुका है 1206 से 1210 तक, और ये सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? गुलाम वंश की, 1206 से 1290। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था कौन? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक था, इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। इसने तुर्कान चिहलगामी बनाई, मतलब 40 सरदारों का एक संगठन था। तुर्कान ए चिहलगामी जो था वो 40 सरदारों का एक संगठन था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद राजधानी लाहौर से दिल्ली परिवर्तित की। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। जो शुद्ध अरबी के सिक्के होते हैं वो इल्तुतमिश ने जारी किए, और चांदी और तांबा के सिक्के भी इसने जारी किए। लेकिन याद रखना, चांदी के सिक्के टका और तांबे के सिक्के चीतल कहलाए थे। हाँ, हमने क्वेश्चन यही आपको ऐसे मोहम्मद गौरी ने बताया था कि मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां थी। ये याद रखना कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां थी, वो मोहम्मद गौरी था। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इल्तुतमिश के तांबे के सिक्के को क्या बोला गया? जीतल, और चांदी के सिक्के को टका। ठीक है। इल्तुतमिश के बाद नंबर आता है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली, और रजिया सुल्तान पहली महिला थी। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। इसके बाद नंबर आता है बलबन का। देखो, रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारी क्राइसिस हुई थी दिल्ली सल्तनत में, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए थे, और कैथल के पास रजिया सुल्तान को डाकुओं द्वारा मारा गया था। हालांकि ये बोला जाता है कि रजिया सुल्तान को उसके मतलब जो बड़े बड़े मंत्री थे या बहुत बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने इसको मरवाया था। कैथल में इसकी मृत्यु हुई थी 1240 में। तो जब रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका बनी थी, तो उसके बाद जो सरदार लोग थे या अरबी लोग थे, उनमें कुछ क्राइसिस शुरू हो गई उनके बीच में, और इसने ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए थे कि सबको परेशानी होने लगी थी। तो उसके लिए बोला गया भाई, ऐसा किताबों में पढ़ा गया है कि इन लोगों ने ही कैथल में डाकुओं को भेजकर इसको घेर कर मरवा दिया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हाँ, रजिया सुल्तान से इतना याद रखना भाई, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी जिसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 है। बलबन ने क्या किया? बलबन ने सबसे पहले आते आते राजस्व का सिद्धांत लागू किया। राजस्व का सिद्धांत लागू किया बलबन ने। इसके बाद इसने क्या किया? ईरानी सभ्यता, ईरानी पद्धति, सिजदा व पागोस, ईरानी पद्धति सिजदा व पागोस को चालू किया। ईरानी पद्धति सिजदा व पागोस को चालू किया। इसके बाद इसमें क्या आता भाई? इसने तुर्क ए चिहलगामी, तुर्क ए चिहलगामी को खत्म किया। ये क्या किया इसने? तुर्क ए चिहलगामी है जो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने जो तुर्क ए चिहलगामी को बनाया था, उसको बलबन ने खत्म कर दिया। और बलबन ने क्या किया? दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बनवाया। ठीक है। दीवान ए अर्ज क्या बनवाया था? सैन्य विभाग। इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बनवाया था। याद रखना, बलबन ने क्या क्या किया था? राजस्व का सिद्धांत दिया, ईरानी पद्धति। देखो, सिजदा, ये तो आपको पता होगा कि सिजदा और पाबोस को किसने शुरू किया था? बलबन ने। लेकिन ये जो सिजदा और पाबोस था वो किस पद्धति का था? याद रखना, ईरानी पद्धति का था।
ठीक है। तो तुर्क ए चिहलगामी का खात्मा किसने किया था, या तुर्क ए चिहलगामी को समाप्त किसने किया था, तो आपका आंसर होगा बलबन। ठीक है, तुर्क ए चिहलगामी को समाप्त किसने किया था, बलबन ने। और इसमें ये पूछा जाए कि तुर्क ए चिहलगामी को बनाया किसने था, तुर्क ए चिहलगामी को बनाया किसने था, तो वो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। इसके बाद इसने दीवान ए अर्ज बनाया, दीवान ए अर्ज बनाया। और दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था, दीवान ए अर्ज आपका संबंधित था सैन्य विभाग से। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज किसने बनाया था, बलबन ने। बलबन से याद रखना भाई, बलबन ने सजदा और पाबोस शुरू किया था, जो कि ईरानी पद्धति से संबंधित था। बलबन से पहले शासक कौन था, बलबन से पहले रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान से पहले इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी से पहले कौन आया था, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी से ये सारे तुर्क थे, है ना। और उसके पहले अरबी, भारत में पहला अरबी आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसका नाम है चचनामा, चचनामा है ना, उसका नाम है चचमाना, चचनामा। उसका इसको बोलते हैं फतहनामा सिंध, इसका दूसरा नाम फतहनामा सिंध भी है। चचनामा में क्या देखने को मिलता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कैसे किया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि विशाख दत्त की जो पुस्तक थी देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की जो पुस्तक थी देवी चंद्रगुप्तम, उसमें किस साम्राज्य का वर्णन किया गया है, देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त साम्राज्य का वर्णन किया गया है। इसमें यह बोला गया है कि रामगुप्त, है ना, रामगुप्त एक गुप्त शासक था जिसने शकों से युद्ध किया और पराजित हो गया और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को दे दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ध्रुव देवी से शादी की। ठीक है, इसका उल्लेख कहां मिलता है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में। विशाख दत्त की एक दूसरी पुस्तक है, कौन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या देखने को मिलता है, तो मुद्रा राक्षस में चाणक्य की जो कूटनीति है, चाणक्य की जो कूटनीति है वो देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें, मुद्रा राक्षस में। और उसके बाद एक पुस्तक और आती है कि मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की पुस्तक का नायक कौन है, तो नायक कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। किस साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और उसके बाद इसी में अपने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था, ठीक है, तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगामी बनाई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान चिहलगामी बनाई थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम। इल्तुतमिश ने क्या किया था, वो हाँ शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के के साथ साथ चांदी और तांबे के सिक्के भी इसने चलवाए। चांदी के सिक्के टका, तांबे के सिक्के जीतल कहलाए। क्या, चांदी के, एक बार रिपीट करो, चांदी के सिक्के टका और तांबे के सिक्के जीतल कहलाए। इसके बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी 1236 से 1240 तक। और जो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से 1236 तक था। उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका टाइम पीरियड था। अब इसके बाद हमने रजिया सुल्तान के बाद पढ़ा गया बलबन 1266 से 1286। रजिया सुल्तान और बलबन के बीच में जो दिल्ली शासन की बागडोर थी वो बहुत सारे छोटे मोटे राजाओं के हाथ में चली गई। ठीक है, और छोटे मोटे राजाओं के हाथ में जाने पर इस दिल्ली सल्तनत पर ज्यादातर उनके जो बड़े आदमी थे, रसूखवदार आदमी थे, है ना, जो दिल्ली सल्तनत को चलाते थे, उन्होंने ही इस पे शासन किया था। वास्तविक कोई शासक मिला नहीं था। 1266 में बलबन जब आया था, बलबन, है ना, तो बलबन ने ही मंगोलों से सुरक्षा की थी। ठीक है, बलबन ने ही मंगोलों से सुरक्षा की थी दिल्ली सल्तनत की, तो इसको दिल्ली सल्तनत का की बाउंड्री भी कहा गया था। बलबन ने क्या किया था, मंगोलों से सुरक्षा की थी दिल्ली की। ठीक है, और बलबन ने ही नवरोज शुरू कराया था। नवरोज, नवरोज को समझते हो ना, पारसी का एक त्योहार था नवरोज, ये भी बलबन ने शुरू कराया था। नवरोज नामक त्योहार, नवरोज त्योहार
पारसी धर्म शुरू कराया। जो नवरोज त्योहार था किससे संबंधित था? पारसी धर्म से संबंधित था। इसको किसने शुरू कराया? बलबन ने। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो नवरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद राजस्व का सिद्धांत दिया, तुर्क के चेरगामी को तक खत्म किया, दीवाने अर्ज बनाया। ठीक है। याद रखना सिजदा और पाबोस जो थी वो ईरानी पद्धति से संबंधित थी। ठीक है। गुलाम वंश के बाद आपका शुरू होता है खिलजी वंश, है ना। ये एक सीरीज हमने आपको बताई थी दिल्ली सल्तनत की, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये सीरीज याद रखना हमको। गुलाम वंश हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है। गुलाम वंश हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। खिलजी है, खिलजी के बाद तुगलक, के बाद सैयद, फिर लोधी। ठीक है। तो गुलाम वंश के खत्म होने के बाद शुरू होता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था भाई? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की लड़की से ही शादी कर ली थी और जलालुद्दीन खिलजी को मार कर इसने मारा था इनको कड़ा और मानिकपुर इलाहाबाद के पास, वहां मारा था और दिल्ली सल्तनत को का सुल्तान घोषित किया था। तो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी ली। अलाउद्दीन ने इसको मारकर गद्दी धारण की। ठीक है। याद रखना अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, इनका दोनों का रिलेशन क्या था? जलालुद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। ठीक है। और अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाचा की लड़की से ही शादी की थी। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। याद रखना खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी मत करना भाई, जलालुद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या किया? सिकंदर ए शानी या द्वितीय सिकंदर कहा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर कहा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश की शुरुआत की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई? हुलिया प्रणाली, है ना, दाग प्रणाली, है ना, वेतन प्रणाली, हुलिया प्रणाली, दाग प्रणाली, वेतन प्रणाली, है ना, गठित सेना और बाजार नियंत्रण। शुरू किया। ऐसा बोला जाता है कि बाजार में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जमींदार या कोई भी बड़ा आदमी चोरी करता पकड़ा जाता था तो इसके समय में उतना ही मांस इसके शरीर से निकाल लिया जाता था। अगर बाजार में आप कोई भी जमींदार या किसी का शोषण, बाजार नियंत्रण से मतलब क्या था कि एक बाजार को पूरी तरह से नियंत्रित करना, बाजार को अपने कंट्रोल में करना। कोई भी जमींदार अगर छोटे किसान से या किसी भी गुलाम से कुछ भी वसूली करता है या कुछ भी ज्यादा पैसे लेता है और उसकी खबर अगर अलाउद्दीन खिलजी को लग गई तो वो जो जमींदार है तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। याद रखना ये बाजार नियंत्रण था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय चोरी नाम की चीज नहीं थी। आदमी चोरी करने से बहुत डरता था। ठीक है। इसने कर प्रणाली 1/3 रखी।
1/3 की कर प्रणाली रखी थी। कर प्रणाली 1/3 रखी थी, ठीक है। तो भाई हुलिया प्रणाली क्या होती है? जो सैनिकों का हुलिया था, एक प्रॉपर ड्रेस कोड उनको दिया गया। दाग प्रणाली क्या था? जो सैनिक जिस घोड़े को रखेगा उस पर अपना एक निशान लगाएगा कि ये हमारा घोड़ा है, और युद्ध के समय वो वही घोड़ा लेके जाएगा। इसका मतलब ये होता था कि सैनिक और घोड़े के बीच कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता था, ठीक है। इसके बाद वेतन प्रणाली, जो सैनिकों को एक फिक्स्ड वेतन दिया गया। गठित सेना, सेना को एक प्रॉपर तरीके से गठित किया गया। सेना के लिए अलग से रूम बनाए गए, अलग से इनको गठित सेना की गई थी। इसके बाद बाजार नियंत्रण, हमने आपको भी बताया कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण पर काम किया। बाजार नियंत्रण के साथ साथ इसने हुलिया, दाग, वेतन, गठित सेना और बाजार पर ऐसा नियंत्रण किया। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर-ए-शाही की उपाधि से मतलब बोलता था कि मैं सिकंदर हूं। दिल्ली खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश में एकमात्र ऐसा सुल्तान था, खिलजी वंश में एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित किया, अपने आप को प्रथम खलीफा घोषित किया, ठीक है। अपने आप को प्रथम खलीफा घोषित किया। तो यहां से आपका गुलाम का खिलजी वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टू आइटम्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग गुलाम और खिलजी खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुप्त वंश पे चलेंगे, ठीक है।